वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं और अब हमारे एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को थोड़ा तेज़ी में और आगे बढ़ाइए। मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ के जो भी वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा के आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में भी है तो प्ले लिस्ट से भी आप लोग उसको जा के देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो भी प्रश्न है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे क्लास 6 to 8 के लिए हो, 9th 10th के लिए हो, या फिर 11th 12th के हो, हर लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हिस्ट्री के हर लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो हम लोग जैसे कि देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1875 में हुई थी। कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा इनमें से कौन सा समाज स्थापित किया गया या फिर संस्था स्थापित किया गया? तो ये होगा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज जो है इसे स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया था? भारत भारतीयों के लिए है, इसका नारा किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया था किस में? आर्य समाज में। किस में दिया गया था? आर्य समाज में दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी आर्य समाज की स्थापना? बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देने वाले इनमें से कौन थे? तो ये कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, जो कि मूर्ति पूजा के विरोध में उपदेश देते थे। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? शुद्धि आंदोलन जो था उसका निम्नलिखित संगठनों में से किसे उसका समर्थन प्राप्त था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्य समाज का। किसका? आर्य समाज का प्राप्त था। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो आर्य समाज का समर्थन प्राप्त था। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये इनमें से किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो बात करते हैं अगर विधवा पुनर्विवाह की, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये अधिनियम जो है यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो इसकी वैधानिक अनुमति यानी कि विधवा विवाह अधिनियम जो है इसको वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1856 में मिली थी। वैधानिक अनुमति कब मिली थी? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में इसे मिली थी। निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध है? इनमें से क्या दिया हुआ है
जिसका संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ है। तो हम लोग देखेंगे विधवा विवाह। विधवा विवाह का जो संबंध है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? तो बहु विवाह नामक पुस्तक जो है वो इनमें से किसने लिखी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? तो विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर 19वीं शताब्दी में इनमें से कौन था? तो ये हमें बताना है। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो किस सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? तो ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट? ये किसके प्रयत्नों का फल था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का फल था। किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का फल था। कौन सा? तो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगाई? तो विलियम बेंटिक ने पाबंदी लगाई। किस पर? तो सती प्रथा पर। सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब बताना है कि इनमें से कौन थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राम मोहन राय थे। प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। कभी कभी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से किया गया? क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। एक जगह है कि किसके प्रयासों से किया गया और एक जगह है कि किसने किया। अगर पूछ दे कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से किया गया तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया। लेकिन सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया तो किस अधिनियम के तहत? तो ये हो जाएगा रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 यानी कि 1829 का रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया। भारत की सती प्रथा को समाप्त किया गया। भारत की सती प्रथा जो थी ये किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड बेंटिक, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत करने वाले वायसराय जो थे ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत करने वाले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो सती प्रथा का विरोध करने वाले कौन थे इनमें से? तो जो विरोध करेगा वही तो इसको समाप्त करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सती प्रथा का विरोध करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया और इनके अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे तो वो कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, जिन्हें हम लोग राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है ये पूछ रहे किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर है? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज जो है वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक इनमें से किसे कहा जाएगा? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाएगा। भारतीय जागृति का जनक कौन? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? निम्न में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, सती प्रथा का भी विरोध किया, विधवा विवाह का भी विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया क्योंकि ये पाश्चात्य से क्या थे? प्रभावित थे। ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की। निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? तो 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत इनमें से कौन था? तो ये थे कौन? राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय अर्थात राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे कौन? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है ये हम लोग राम मोहन राय को मानेंगे। किसे मानेंगे? राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम लोग मानेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? सीधा सवाल यही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और कब की गई? तो ये 1828 ईस्वी में की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी वो संस्था कौन सी थी? तो ये आत्मीय सभा थी। कौन सी थी ये संस्था? तो ये संस्था थी आत्मीय सभा। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। अग्रदूत भी कहा जा सकता है, अग्रणी दूत भी कहा जा सकता है। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत या फिर अग्रदूत कौन था? तो ये राम मोहन राय थे। कौन थे? राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया है? तो ये ग्रंथ कौन सा था? तो तुहफतुल मुहव्विदीन। तुहफतुल मुहव्विदीन जो है ये राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो तुहफतुल मुहव्विदीन। तुहफतुल मुहव्विदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। तो ये लेख जो है ये तुहफत उल मुअव्विदीन ये राम मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया है। तो ये किस प्रकार का लेख है? तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। क्या है? ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? 9 दिन का
प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन है वो? तो ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय के विरुद्ध में। किस लिए? तो सती विरोध आंदोलन के लिए। तो ये किसने किया था? तो ये थे राधा कांत देव। कौन थे? राधा कांत देव थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन राम मोहन राय के विषय में असत्य है? राम मोहन राय के विषय में इनमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। तो ये उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया था। तो सही है। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा। ये भी सही है। भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया। ये भी सही है। उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यही सही जवाब होगा। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक का निम्नलिखित में से किसने लिखा है? द प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो ये राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? वो कौन सा संगठन है जिसकी कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले ही की थी। महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? क्या है? महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? ब्रह्म समाज ने। किसने किया था? ब्रह्म समाज ने किया था। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव? तो ये बंगाल से शुरू हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ जो है ये बंगाल क्षेत्र से शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 से के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया किस समाज सुधारक ने किया? तो ये किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने 1873 ईस्वी में की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। किससे संगठित किया था? यानी कि ये किसके संगठन का फल था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ये सत्य शोधक समाज ने संगठित किया क्या? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो था ये सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। किसका? सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम जो था ये क्या था? पिछड़े वर्गों का उत्थान था। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता महाराष्ट्र में कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। ज्योतिबा फुले जो है ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। किससे? ज्योतिबा फुले जो है ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो था वो इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो किसकी? तो ज्योतिबा फुले के। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है। तो फुले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने मन में समन्वित किया, ये सही है। उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया, ये भी सही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था दास्तां, क्या था? दास्तां, ये भी सही है। लेकिन वे दलित जाति के प्रथम जननेता नहीं थे, ये चीज क्या है? गलत है। वे दलित जाति के प्रथम जननेता थे। तो यहाँ पर ये चीज सही होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना जो की थी ये ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक मंडल की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंध थे? ज्योतिबा फुले जो थे वो निम्न में से किससे संबंध थे? तो ये संबंध थे किससे? जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंध थे। किससे? जाति विरोधी आंदोलन से ज्योतिबा फुले संबंधित थे। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। सत्यशोधक आंदोलन जो है ये किसने चलाया था? तो ज्योतिराव फुले ने चलाया था। किसने? ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें गलत कथन यहाँ पर बताना है। तो उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को क्या किया था? समन्वित किया। तो ये भी चीज क्या है? सही है। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक रूप में लिया, ये भी सही है। उन्होंने दास्ता शीर्षक की एक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, तो ये चीज क्या है? गलत है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने नहीं की थी। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ये महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का। किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो ये कौन था? तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो था। कौन था? हेनरी विवियन डिरोजियो था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता जो था ये कौन था? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो था। कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का जो संघ है ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। इसमें सही कथन हमें बताना है। तो उन्होंने
सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। सही है, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर की पत्रिका 1920 में शुरू हुई। 1922 में उन्होंने नेडिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, तो ये भी सही है। ठीक है, और वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो कौन सा 1, 2 और 3 ये सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए सही है। 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? तो ये थे चंद्रावरकर। कौन थे? चंद्रावरकर थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ जो है ये किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया था। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो राजा राम मोहन राय का निधन कब हुआ? 1833 में। तो उनके निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो ये कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? किसने आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया? तो इसे देवेंद्र नाथ टैगोर ने आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। 1828 में राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। तो इसको आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने प्रदान किया। सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया था? सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो ये थे कौन? एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महादेव गोविंद रनाडे या फिर एम.जी. रनाडे। निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि समाज और संस्थापकों में कौन एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। जैसे कि थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर हम लोग बात है, थियोसोफिकल सोसाइटी, तो मैडम ब्लावाटस्की, तो ये क्या है? सही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, ये भी क्या है? सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, ये भी सही है। लेकिन आर्य समाज केशव चंद्र सेन ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। आर्य समाज केशव चंद्र सेन जो है ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो दयानंद आर्य समाज सही है ये। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज ये भी सही है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है। लेकिन इसके आगे हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये क्या है? ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। समाज सुधार
एवं उनके जन्म स्थलों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समाज सुधार एवं उनके जन्म स्थलों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्य समाज बम्बई में, प्रार्थना समाज भी बम्बई में और देव समाज यूपी में। लेकिन यहाँ पर वेद समाज जो है ये पंजाब में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। वेद समाज पंजाब में नहीं है। सही क्रम में लिखिए। इसको क्या करना है कि सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। तो सबसे पहले आ जाएगा ब्रह्म समाज, उसके बाद होगा आर्य समाज, फिर होगा थियोसोफिकल सोसाइटी और अंत में होगा रामकृष्ण मिशन। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम में क्या करना है? कालानुक्रम में रखना है। तो इसका सही काल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या क्या है? तो तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो दयानंद सरस्वती और अंत में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्न में से किसने कहा था? इनमें से किसने कहा था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ? ये कथन किसका है? ये कथन है नारायण गुरु का। किसका है ये कथन? ये कथन है नारायण गुरु का। निम्नलिखित में से किसने कहा एक धर्म, एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर? एक धर्म, एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर, ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? श्री नारायण गुरु ने कहा था। किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने कहा था एक धर्म, एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट था उसने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की? तो 14 वर्ष। क्या की? 14 वर्ष से 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की गई। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। किसने? केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता था? यानी कि 1872 ईस्वी का जो विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह से संबंधित अधिनियम था उसे क्या कहा जाता था? तो इसे ब्रह्म मैरिज एक्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्म मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से इसे जाना जाता था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? तो ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। किसने की? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन इनमें से किसने बना दिया? तो केशव चंद्र सेन ने बना दिया। किसने? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? तो ये था पटना। क्या था? पटना था। पटना जो था ये 19वीं शताब्दी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? बताना है कि बहावी आंदोलन के बारे में इनमें से क्या है जो कि सही है? तो यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ये क्या थी? ये पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। क्या? बहावी आंदोलन।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है बहाबी आंदोलन को। किसे दी जाती है? बहाबी आंदोलन को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। बहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन हमें बताना है। तो भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे, सही है। इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, ये भी सही है। बंगाल में इसके नेता तीतू और दादू मियाँ थे, तो ये भी सही है। लेकिन बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया था, ये चीज क्या है? गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन बहाबी आंदोलन का नेता था? बहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें सैयद अहमद। बहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो सैयद अहमद जो था ये बहाबी आंदोलन का नेता था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो हमें बताना है कि शारदा अधिनियम के तहत लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18 ये शारदा अधिनियम के तहत निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? तो ये बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट अगर कोई पूछे कि किससे संबंधित था, तो शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। इसने क्या की? लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया। किसने? तो 1929 का शारदा एक्ट ने। शारदा अधिनियम ने किया। अब बताना है हमें कि शारदा अधिनियम ने क्या किया। तो शारदा अधिनियम जो था उसने विवाह की उम्र को बढ़ाया। उसने क्या किया? विवाह की उम्र को बढ़ाया और विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया। शारदा मणि कौन थी? बताना है हमें कि शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये कौन थे? तो ये हरबिलास शारदा। कौन थे? ये थे हरबिलास शारदा। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालबारी ने किसके लिए संघर्ष किया था? 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालबारी ने किसके लिए संघर्ष किया था? तो ये किसके लिए किया था? तो कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण के लिए। किस लिए? कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण के लिए बहराम जी मालबारी ने संघर्ष किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर कोई पूछे कि किसने की थी, तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि नव हिंदूवाद के कौन थे? तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। निम्नलिखित में से किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विवेकानंद ने की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की थी। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो ये था
भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये 1858 में लगाया गया। 1858 में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त किया? दास प्रथा की वैधानिकता को किस एक्ट ने समाप्त किया? तो ये कौन सा एक्ट था? तो ये था एक्ट 1843 का एक्ट था पंचम। 1843 का फिफ्थ एक्ट था, यानी पंचम एक्ट था 1843 का। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? वह कौन था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो ये था लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। इसमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? बंगाल में दासों के निर्यात को कब रोका गया? तो ये रोका गया था 1789 में, 1789 में बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था, यानी इनमें से कौन सा अधिकारी है जिसका संबंध जो है वो ठगी के दमन से था? तो ये अधिकारी कौन है? तो ये है स्लीमैन। कौन है? स्लीमैन है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने भारत में ठगी का अंत किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो जीके गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो जीके गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या उद्देश्य था ये बताना है हमें। तो ये देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है अब्दुल लतीफ। कौन है? अब्दुल लतीफ है। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। तो इनके साथ साथ महादेव गोविंद रनाडे भी थे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है? पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक एमजी रनाडे को कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया? महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया? तो ये कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे ये? महादेव गोविंद रनाडे थे। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डीके कार्वे का नाम जो है ये किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आता है। डीके कार्वे का नाम जो है वो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आता है। जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उसकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का नाम था? तो उस अधिनियम का क्या नाम था जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की? तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? एक्ट 21 ऑफ 1850। क्या होगा? एक्ट 21 ऑफ 1850। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। तो ये अधिनियम कौन सा था? तो ये था एक्ट 21 1850। एक्ट 21 1850। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? तो ये था वीरेशलिंगम। वीरेशलिंगम कौन था? आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? तो ये था वीरेशलिंगम।
1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एन.एम. जोशी ने। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवदयाल साहब। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। आगरा स्थित दयाल बाग जो है ये किससे संबंधित है? तो ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। किससे? राधा स्वामी पंथ से संबंधित है आगरा स्थित दयाल बाग। 1921 में ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? यानी कि कौन सा इसमें है जो कि असत्य है 1921 के ननकाना कांड के बारे में? तो वह एक रक्त रंजित आंदोलन था। वह एक रक्त रंजित आंदोलन था, तो सही है। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है, तो ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है, ये भी सही है। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, ये भी सही है। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, ये चीज क्या है? गलत है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व जो है ये किसने किया? तो गोपाल हरि देशमुख ने किया। किसने? गोपाल हरि देशमुख ने किया। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वह कौन था? तो ये था राधाकांत देव। कौन था? राधाकांत देव। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ये किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 में हुआ था? तो ये हुआ था पुलैया। क्या हुआ था? पुलैया। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र के लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। किसे? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने। ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। किसे? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। रहनुमाई मजदयासन समाज किसके जुड़ा है? रहनुमाई मजदयासन समाज जो है ये किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है पारसियों से। किससे? पारसियों से जुड़ा है। रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो इसके संस्थापकों की सूची में सिबली नोमानी का नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है? तो सिबली नोमानी का नाम इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो ये था कुलीन कुल सर्वस्व। कुलीन कुल सर्वस्व। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी? किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। किसकी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? तो भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात जो है ये किसकी प्रेरणा से हुआ? तो रमाबाई रनाडे की प्रेरणा से हुआ। किसकी? तो रमाबाई रनाडे की प्रेरणा से हुआ था।
निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीहे दाऊद यानी होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण अवतार होने का दावा किया था? ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीहे दाऊद यानी कि होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण अवतार होने का दावा किया था? वो कौन था? तो ये गुलाम अहमद कादियानी था। कौन था? गुलाम अहमद कादियानी। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये पंडित रमाबाई ने की थी। किसने की थी? पंडित रमाबाई ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने। जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। जेईडी बेथुन जो थे ये गहरे ढंग से जुड़े हुए थे किससे? तो स्त्री शिक्षा से। किससे जुड़े हुए थे? स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे। निम्न में कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है कौन है जो कि प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो आत्माराम पांडुरंग संबंधित है, आरजी भंडारकर ये भी संबंधित है और एमजी रनाडे भी संबंधित है, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता जो था ये कौन था? तो ये राधाकांत देव था। कौन था? राधाकांत देव था। 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? 1858 ईस्वी के बाद में भारत यानी समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? तो इसकी नीति यही थी कि इससे अलग रहने की। इसकी नीति क्या थी? कि इससे अलग रहने की, यानी इस समाज सुधार से अलग रहने की। 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारों ने क्या किया? तो 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारों ने सामाजिक अत्याचार की निंदा की। किसकी? तो सामाजिक अत्याचार की निंदा की। 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय समाज सुधारकों ने सामाजिक अत्याचार की निंदा की। 19वीं शताब्दी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? 19वीं शताब्दी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल हरि देशमुख। कौन थे ये? गोपाल हरि देशमुख थे। 1891 के एज ऑफ कांस्टेंट बिल का किसने विरोध किया? 1891 के एज ऑफ कांस्टेंट बिल का किसने विरोध किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया। एज ऑफ कांस्टेंट बिल का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो ये है रमाबाई। रमाबाई को पंडिता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर डी के कर्वे ने। प्रोफेसर डी के कर्वे ने विधवा गृह की स्थापना की थी। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन किसका है? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये कथन जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट जो है ये 1891 में पारित हुआ। कब हुआ? 1891 1891 में। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। एमसी सीतलवाड़ा, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये क्या थे? कि प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये बहराम जी एम मलबारी। कौन थे? बहराम जी एम मलबारी थे। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? इसमें से सर सैयद अहमद खान ने इसमें से क्या किया था? तो कांग्रेस विरोध किया। कांग्रेस का विरोध किया, सही है। एल्बर्ट बिल का समर्थन किया, ये भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? ये सभी काम किए। सर सैयद अहमद खान ने ये सभी काम किए। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के नेता थे? प्रार्थना समाज के नेता जो थे वो इनमें से कौन थे? तो ये हमें बताना है कि कौन थे। तो ये आरजी भंडारकर थे। कौन थे? आरजी भंडारकर थे।
प्रार्थना समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अ, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर, ये तीनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और ये तीनों इससे संबंधित हैं। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे ये किससे संबंधित थे? तो ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे, सही है। और सहमति की आयु विधेयक यानी द एज ऑफ कॉन्स्टेंट बिल से संबंधित थे, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2। आर्य समाज में विभाजन हुआ। आर्य समाज में विभाजन हुआ मांसाहार बनाम शाकाहार में और अंगीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा में। तो आर्य समाज में विभाजन जो हुआ था ये मांसाहार बनाम शाकाहार में हुआ था और अंगीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा में हुआ था, यानी कि 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक जो है ये सत्य नहीं है, कौन सा एक असत्य है? तो हम लोग नीचे से देखते हैं। इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया, सही है। इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया, ये भी सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी सही है। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, ये चीज क्या है? गलत है। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ नहीं समझा। राजा राम मोहन राय एवं रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचार या फिर विचारों के सहभागी थे? तो ये कौन से विचारों के सहभागी थे? अंतर्राष्ट्रीयता, मूर्ति पूजा का विरोध, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास। तो ये तीनों ही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राजा राम मोहन राय एवं रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उपरोक्त सभी में क्या करते थे? सभी विचार के सहभागी थे। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बताना है हमें कि कौन सा इनमें गलत दिया हुआ है। तो नीचे से देखेंगे, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी, तो ये क्या है? सही है। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, ये भी सही है। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरयवाद दोनों का अध्ययन किया था, ये भी सही है। लेकिन राम मोहन राय उस संभात वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी, तो ये चीज क्या है? ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन सा एक है जो कि सही नहीं है? तो ऊपर से देखेंगे, उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, तो ये चीज क्या है? गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज के तहत कुछ क्वेश्चंस को देखे, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी की रफ्तार को और तेज कीजिए और हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको और भी मिलते रहे, जिससे आप लोगों के प्रिपरेशन में आसानी होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।